नमस्कार दोस्तों, मैं आरू चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर आए जिन्हें हम अपने टेस्ट नंबर 8 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने टेस्ट नंबर 8 का पहला सवाल। हमारे टेस्ट का पहला सवाल है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। इसका कारण है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें देखना होगा कि भारत में मानसून की स्थिति को देखना होगा। तो भारत में जो मानसून आता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून में आता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। और जब यह मानसून केरल के तट से टकराता है तो यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। पूर्व की शाखा को हम बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं और पश्चिम की शाखा को हम अरब सागर की शाखा कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। तो यह बंगाल की खाड़ी की शाखा है और इसके समानांतर ही हमारा तमिलनाडु राज्य अवस्थित है। तो ये तो सही हो गया। और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है यह पश्चिमी घाट पहाड़ियों से टकराकर बारिश कर देती है, जिससे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का लाभ तमिलनाडु राज्य को नहीं मिल पाता और वह वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सही हैं और 1 गलत है, जिसमें सहायक नदी और उसकी प्रमुख नदी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए प्राणहिता महानदी। प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। जब हमें पहला ही ऑप्शन पता चल गया है कि यही गलत है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी 3 हमारे सही होंगे। जैसे हिमावती जो है वह कावेरी की सहायक नदी है, मालप्रभा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है और मंजरा नदी जो है वह गोदावरी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा कथन है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसमें पहला कथन रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, यह सही है। दूसरा कथन बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, यह प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा कथन केवल 1 सही है, बाकी दूसरा गलत है। जब दूसरा गलत है तो सारे के सारे गलत हो ही जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदियाँ दी गई हैं, सूची 2 में उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो देखते हैं कि क्या है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक है और महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी। इसके लिए हमने ट्रिक बनाया था दाब डी से हो जाएगा देवप्रयाग, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी हो जाएगा। यानी अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर ही क्या स्थित है? देवप्रयाग स्थित है। विष्णुप्रयाग के लिए विवेद वी आई फॉर विष्णु प्रयाग हो जाएगा, वी आई फॉर विष्णु गंगा, डी फॉर धौली गंगा हो जाएगा। यानी विष्णु गंगा धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। रुद्रप्रयाग के लिए हमने राम बताया था, यानी रुद्रप्रयाग आर से रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ए से अलकनंदा हो जाएगा, एम से मंदाकिनी नदी हो जाएगा। यानी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर क्या है? रुद्रप्रयाग स्थित है। और कर्णप्रयाग के लिए हमने काप बताया था, के से कर्णप्रयाग हो जाएगा, ए से अलकनंदा हो जाएगा, पी से पिंडार नदी हो जाएगा। यानी अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर क्या स्थित है? कर्णप्रयाग स्थित है। एक और बचता है नान यानी नंद प्रयाग जो है वह अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। यही प्रयाग हैं, यही 5 प्रयाग हैं। प्रयागों का राजा किसको कहा जाता है? प्रयागों का राजा प्रयागराज को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित है? यानी 3 गलत हैं और 1 सही है। माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नहीं। माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है।
तो ये तो गलत हो गया। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, तो यह सही हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ सही सुमेलित को पूछा गया है। दीफू दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में और अगिल दर्रा जो है वह लद्दाख में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिवाना समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति, ऑप्शन डी सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। सिवाना समुद्रम जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है और सिवाना समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है वह 1902 में स्थापित की गई थी और कल्पक्कम जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। यथा का अर्थ उदाहरण होता है, तो यह दूसरा कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ये बात सही है कि महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिक होती है, लेकिन ध्रुवों पर यह सबसे कम हो जाती है। लवणता सबसे कम हो जाती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। 12 घंटे 30 मिनट बाद नहीं बल्कि 26 मिनट बाद ज्वार आता है। बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। बेंगुएला प्रशांत महासागर की नहीं बल्कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो वह स्थिति लघु ज्वार की होती है। वह स्थिति लघु ज्वार की नहीं बल्कि दीर्घ ज्वार की होती है। तो बी, सी, डी तीनों गलत हैं, सिर्फ ए ऑप्शन सही है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सबसे पहला कथन है कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह बिल्कुल सही है। और कथन दूसरा है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। यह गलत है क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि यह सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र के प्लैंक्टन्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर केवल 1 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट न्यूमेन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह अयस्क। माउंट न्यूमेन लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। माउंट न्यूमेन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा में स्थित है। पिलवारा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पिलवारा से प्रश्न पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। इसका कारण है जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। पर्यावरण का संतुलन बना नहीं रहता बल्कि पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। इसका मतलब आर गलत है, तो ए अपने आप ही सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत हो गया। ए असत्य है, यह भी गलत हो गया। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या है? किलिमंजारो जो है वह तंजानिया में है, तंजानिया में स्थित है। टुबुकल जो है वह मोरक्को में स्थित है। स्टेंगली जो है युगांडा में स्थित है और हॉगर जो है वह अल्जीरिया में स्थित है। अल्जीरिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक जाना है। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो देखते हैं कि 3 किस्में, 3 इन तीनों में, तो पहला वाला तो कट गया। और सबसे छोटा मरुस्थल जो है वह ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। तो सबसे पहले ग्रेट सैंडी आ जाएगा, फिर आएगा अरेबियन मरुस्थल आ जाएगा, उसके बाद गोबी मरुस्थल आएगा, फिर सहारा मरुस्थल आ जाएगा। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, इसका सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है?
यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह कथन सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमीनियम की कमी नहीं पाई जाती है, बल्कि अधिकता पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी में अधिकता पाई जाती है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो 2 इसमें गलत हो गया, 2 इसमें गलत हो गया, 2 इसमें गलत हो गया, तो केवल कथन 1 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने के कृषि विकास क्षेत्र का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस वासियों को, ऑप्शन बी हॉलैंड वासियों को, ऑप्शन सी ब्रिटेन वासियों को, ऑप्शन डी स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका एवं स्पेन वासियों को। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में जनसंख्या के सिद्धांत दिए गए, सूची 2 में सिद्धांतों के प्रतिपादक दिए गए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें जो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है वो एडविन कैनन ने दिया है। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत जो है वह दिया है हेनरी जॉर्ज ने दिया है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने दिया है और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जो है वह माल्थस ने दिया है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आर्द्र भूमि, ऑप्शन बी व्यर्थ भूमि, ऑप्शन सी पानी का हौज, ऑप्शन डी जल विभाजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल विभाजक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही सुमेलित हैं और 1 गलत है। मोंटेविडियो उरुग्वे में है, ये सही है। इगारका चीन, इगारका बंदरगाह चीन में नहीं बल्कि रूस में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में है और रॉटरडैम बंदरगाह नीदरलैंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए मिसिसिपी, ऑप्शन बी कोलोराडो, ऑप्शन सी रियो ग्रांडे, ऑप्शन डी अमेजोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो ग्रांडे। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए जपोरिजिया, ऑप्शन बी खार्किव, ऑप्शन सी कीव, ऑप्शन डी डोनेट्स्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोनेट्स हो जाएगा। कीव जो है वह यूक्रेन की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माराकाइबो यह वेनेजुएला में सही सुमेलित है। ओनेगा जो है वह झील कनाडा में नहीं बल्कि रूस में स्थित है। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लेक बैकल रूस में स्थित है और यह विश्व का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी लेक बैकल को ही कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर विक्षेपित होने के क्या कारण है? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी कोरियालिस बल, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी दबाव। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास एक बल काम करता है, कोरियालिस बल काम करता है और यह उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड की ओर मुड़ जाता है। इसमें बहने वाली हवाएं जो हैं वो कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण राइट हैंड साइड में मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार के बल को ही कोरियालिस बल कहते हैं और इसे फेरल का नियम कहते हैं। किसका? फेरल का नियम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरियालिस बल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऊष्मा जनित हैं। ऑप्शन बी विद्युत जनित हैं, ऑप्शन सी गैर नवीकरणीय हैं, ऑप्शन डी नवीकरणीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैर ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नवीकरणीय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेटलैंड को हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। तो यह हो जाएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 2 फरवरी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसको याद रखने का तरीका है, आर्द्र भूमि को आर्द्र भूमि करके पढ़ेंगे तो 2 से 2 फरवरी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी केरल में। तो हंगुल नाम का जो हिरण है वह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, दची गम नाम है उसका, वहाँ पर यह हंगुल जो हिरण है वह पाया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकट सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यह सही है। दूसरा कथन है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषय को पुनरावलोकन करने हेतु प्रस्तुत की जाती है। तिमाही नहीं होती है, चतुर्वार्षिक रिपोर्ट होती है जो 4 वर्षों में एक बार प्रस्तुत की जाती है। तो दूसरा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी जैविक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी सतत विकास। तो वह विकास सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा कि जब हमारी वर्तमान पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण करते हुए उनका ऐसा उपयोग करे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके, तो इस प्रकार के विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोषक स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। जो पोषक स्तर होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के पोषक स्तर में हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे जो कि अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से करते हैं। दूसरे प्रकार के पोषक स्तर में शाकाहारी आते हैं जो कि शाकाहारी भोजन करते हैं। और तीसरे में आते हैं मांसाहारी। तीसरे प्रकार के पोषक स्तर में मांसाहारी होते हैं जो मांस खाते हैं। और चौथे प्रकार के पोषक स्तर में सर्वाहारी आते हैं जो मांस और शाक दोनों ही खाते हैं। तो मनुष्य जो है वह चतुर्थ वाले चौथे पोषक स्तर में आता है क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए लैंगिक समानता, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी शून्य भूख, ऑप्शन डी अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह वर्ष 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य नहीं रखा गया है। लैंगिक समानता, शून्य भूख और अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई सतत विकास लक्ष्य रखा गया है जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ऑप्शन ए इन सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन बी एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन सी जीन पुल द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन सीटू संरक्षण के द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव राष्ट्रीय उद्यानों में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। वह प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए मल पदार्थ, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी मूत्र, ऑप्शन डी घरेलू अपशिष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक यानी कीटनाशक। यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है। ए वोल्फिया, बी एजोला, सी ट्रापा, डी लेमना। तो वह होता है ऑप्शन बी एजोला होता है जिसे जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में धान के खेतों में प्रयोग में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी ताप मंडल। यह समताप मंडल में स्थित है जो सतह से पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाई जाती है और इसकी सबसे घनी परत जो 20 से 22 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। किसकी? ओजोन परत की सबसे घनी परत जो है वह 20 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए प्राकृतिक वास का विनाश, ऑप्शन बी कीट नियंत्रण, ऑप्शन सी आनुवांशिक आत्मसातकरण, ऑप्शन डी परभक्षियों पर नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वास का विनाश जो है वह जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है।
तो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए ये नहीं है। वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर संगठन के लिए ये भी नहीं है। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए ये भी नहीं है। तो सिर्फ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए BOD टेस्ट किया जाता है। हमारा अगला है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए मरुद्भिद जानवर, ऑप्शन बी वृक्षवासी जानवर, ऑप्शन सी बिल बनाने वाले जानवर, ऑप्शन डी स्थलीय जानवर। तो वे कहलाते हैं मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं क्या है। SDG 10 जो है उससे असमानताओं में कमी आती है। SDG 13 है वह जलवायु क्रिया के लिए, SDG 14 जो है वह पानी के नीचे जीवन से है और SDG 15 जो है वह ज़मीन पर जीवन से है। SDG का अर्थ जो है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से, ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा से, ऑप्शन सी सतत विकास से, ऑप्शन डी प्रदूषण भुगतान सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतत विकास से। रियो शिखर सम्मेलन 1992 जिसे अर्थ सम्मेलन भी कहा जाता है का एजेंडा 21 से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1976 में, ऑप्शन बी वर्ष 1977 में, ऑप्शन सी वर्ष 1974 में, ऑप्शन डी वर्ष 1975 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1974 में जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोटेक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी दलदल, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी धसाऊ क्षेत्र जिसे मार्शी एरिया भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नदी, जिसे लोटेक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह लोटेक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ऑप्शन ए आयोडीन के, ऑप्शन बी ऑर्गन के, ऑप्शन सी ब्रोमीन के, ऑप्शन डी क्लोरीन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन के। समुद्री शैवाल जो हैं वह आयोडीन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं और आयोडीन किससे मिलता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से मिलता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा या गॉइटर नामक रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खपत में कमी करना, ऑप्शन बी भविष्य के संसाधन, ऑप्शन सी संसाधन संरक्षण, ऑप्शन डी सतत विकास। तो इसको हम कहते हैं सतत विकास कहते हैं। इस तरीके से हमारा ये आज का टेस्ट खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये टेस्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आपको इस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके और व्हाट्सएप पर कॉल करके मैसेज करके आप अपने डाउट या क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।